अस्सलामुअलैकुम। आज हम फिज़िक्स 10 चैप्टर नंबर 11 फेडरल बोर्ड की जो बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन की, उसके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो देखें कि क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई डू ड्यू ड्रॉप फॉर्म्स ऑन द लीफ एंड द ग्रास ऑन अ स्प्रिंग मॉर्निंग। तो देखें, ये मैंने आपके सामने ड्यू ड्रॉप पानी के कतरे शो की हुई हैं जो कि लीव्स वगैरह पे बनते हैं। तो बेसिकली ये क्यों बनते हैं? ये बनते हैं जी आपके पास कंडेंसेशन की वजह से। अब कंडेंसेशन में क्या होता है कि आपके पास जो वेपर्स होते हैं वो लिक्विड में चेंज होते हैं। तो अब ये जो लीव्स वगैरह होते हैं तो इनका टेम्परेचर कम होता है। अब टेम्परेचर जब कम होता है तो उसके ऊपर जो वाटर वेपर्स होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है कि वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं और फिर आपके पास ड्यू ड्रॉप बन रहे होते हैं। और वो टेम्परेचर जिस पे आपके वेपर कंडेंस होते हैं उस टेम्परेचर को हम ड्यू पॉइंट का नाम देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर वेरिएशन इन सब्लिमेशन एंड डेपोजिशन। अब देखो, सब्लिमेशन क्या होता है कि ये वो प्रोसेस होता है कि जिसके अंदर आपके पास सॉलिड जो होता है वो डायरेक्ट जो है वो गैस के अंदर चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन का नाम देते हैं। अब सब्लिमेशन में ये होता है कि अगर आपके पास लो प्रेशर होगा और हाई टेम्परेचर होगा तो फिर हमारे पास जो सब्लिमेशन होती है वो इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद डेपोजिशन। अब डेपोजिशन हमारे पास एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसके अंदर गैस जो होती है वो डायरेक्ट सॉलिड के अंदर चेंज होती है। अच्छा, अब अगर आपके पास हाई प्रेशर होगा और लो टेम्परेचर होगा तो उस केस में हमारे पास जो डेपोजिशन का प्रोसेस है वो ज़्यादा स्पीड अप हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू वेपर फॉर्म ऑन द सिलेंडर ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर व्हेन इट इज डिस्चार्ज। कि जब आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर, ये फायर एक्सटिंग्विशर जो कि फायर वगैरह को, आग वगैरह को बुझाने के लिए यूज़ होता है, नीचे मैंने डायग्राम शो की हुई है। तो बेसिकली होता क्या है कि जब हम इसके हैंडल को प्रेस करते हैं, ये जो हैंडल है इसको प्रेस करते हैं तो इसमें से जो है ना गैसेस बाहर निकलती हैं। अच्छा, अब जब गैसेस बाहर निकलती हैं, जब फायर एक्सटिंग्विशर डिस्चार्ज होता है यानी गैसेस बाहर निकलती हैं, तो क्या होता है? द प्रेशर सडनली ड्रॉप्स। प्रेशर जो होता है वो ड्रॉप होता है और उसकी वजह से फिर क्या होती है? कूलिंग प्रोड्यूस होती है। अच्छा, अब जो ये कूलिंग की वजह से क्या होता है कि सराउंडिंग एयर जो होती है वो कूल होती है और उसके अंदर जो वाटर वेपर्स होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं और इस वजह से क्या बनते हैं कि वेपर से इसके ऊपर बनना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डज स्वेटिंग हेल्प टू कूल आवर बॉडी डाउन ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। कि जो हमें पसीना आता है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर कैसे कम होता है। तो बेसिकली ये क्यों होता है? एवेपोरेशन का फिनोमेना होता है। अब एवेपोरेशन आपको पता है कि एवेपोरेशन में क्या होता है कि आपके पास जो लिक्विड होता है वो वेपर्स में चेंज हो जाता है किसी भी टेम्परेचर के ऊपर। तो अब जब स्वेट होता है, जब पसीना आता है तो ये जो पसीना है ये क्या होता है? बाद में एवेपोरेट करता है। अब जब ये एवेपोरेट करता है तो ये हमारी बॉडी से क्या करता है? हीट अब्जॉर्ब करता है। और जब हमारी बॉडी से ये हीट अब्जॉर्ब करता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर लो हो जाता है और हमारी बॉडी को ये कूल कर रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि कंसिडर अ पीस ऑफ मेटल एक्स इनिशियली एट टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज प्लेस्ड ऑन अ हीटर until it reaches a final temperature 400. The metal has a melting point of 250 degrees centigrade. Draw a temperature time graph illustrating the change in temperature of a metal X as it is heated. तो अब देखेंगे हमारे पास एक मेटल एक्स है, उसको हम हीटअप करते हैं और ये हीटअप करते हैं हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड से देखें 250 तक।
अब 250 कह रहा है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट है, तो अब 250 पे क्या होता है कि ये मेटल आपका मेल्ट होना शुरू हो जाता है। अब जब ये सारे का सारा मेटल मेल्ट हो जाता है तो फिर आपके पास क्या होता है कि इसका टेम्परेचर जो होता है वो राइज करता है। तो इस तरह ये हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया मेटल एक्स के लिए। उसके बाद इसी क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पोर्शन है उसमें कहता है कि मेटल वाई हैज हायर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सो इट्स ग्राफ तो डिस्क्राइब हाउ द टेम्परेचर ग्राफ फॉर द मेटल वाई विल डिफर फ्रॉम द मेटल एक्स। कि एक मेटल वाई है, अब उसका जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो ज़्यादा है, तो फिर आपके पास ग्राफ जो होगा वो किस शेप में, किस तरह ग्राफ में क्या चेंजेस आएगी। तो देखें उसको मैं शो करता हूँ। तो बेसिकली स्टार्ट पे तो इसी तरह होगा कि 0 से 250 तक जो है आप हीटअप करेंगे। अब 250 पे जाके इसने मेल्ट होना है। अब जब मेल्ट होगा तो अब इसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ज़्यादा है, तो ये क्या होगा कि ये ज़्यादा टाइम लेगा। देखें ये ज़्यादा टाइम लेगा, ज़्यादा हीट भी लेगा और ज़्यादा टाइम भी लेगा अपनी स्टेट चेंज करने में। तो उसके बाद जब इसका सारे का सारा मेल्ट हो जाएगा तो फिर आपके पास क्या होगा कि इसका टेम्परेचर जो फर्दर राइज करेगा। तो ये आपके पास जो ग्राफ होगा ये वाई मेटल के लिए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द प्रेशर इन अ कार टायर चेंज ड्यूरिंग अ लॉन्ग ड्राइव ऑन अ हॉट डे। कि जब हॉट डे के अंदर आप लॉन्ग ड्राइव पे निकलते हैं तो गाड़ी के जो टायर होते हैं उन पे प्रेशर पे क्या इफेक्ट होता है। तो बेसिकली प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। कि हम जब गाड़ी लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाते हैं तो टायर के अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। क्या रीज़न है, देखो कि जब हम ड्राइव करते हैं गाड़ी तो उसके टायर और रोड के दरमियान फ्रिक्शन होती है। अब उस फ्रिक्शन की वजह से क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। अब जब हीट प्रोड्यूस होती है तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है वो राइज करता है, टायर का टेम्परेचर राइज करता है, उसके अंदर जो एयर होती है उसका टेम्परेचर राइज करता है। और हमें ये पता है कि जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है टेम्परेचर के। अब देखो कि जब टेम्परेचर राइज कर रहा है तो फिर आपके पास क्या होता है, प्रेशर भी राइज करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज अंडरस्टैंडिंग थर्मल एक्सपेंशन हेल्प प्रिवेंट क्रैक्स इन द साइड वॉक ड्यूरिंग द हॉट वेदर। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो साइड वॉक्स होते हैं, ये जो ऐसे रास्ता साइड पे बना होता है, तो इसके अंदर हम गैप्स, ये गैप छोड़े गए, ये जो आप ये गैप हमारे पास है। तो अब ये गैप्स जो होते हैं ये कैसे जो ना इनका प्रिवेंट करते हैं या इसका फ़ायदा क्या होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो गैप होता है ये इसलिए होता है कि जब ये जो कंक्रीट वगैरह है ये हीटअप होती है तो ये एक्सपैंड करती है। अब जब ये एक्सपैंड करती है तो इसकी एक्सपेंशन के लिए स्पेस हमने देनी है। अब ये जो स्पेस गिवन है ना, ये यहाँ पे देखें, ये जो मैंने ग्रीन कलर में की है, तो ये जो स्पेस होती है ये इसलिए दी जाती है कि ताकि जब आपके ब्लॉक या ये कंक्रीट हीटअप हो तो उसके लिए स्पेस हो और वो एक्सपैंड हो सके। अगर ये स्पेस नहीं दोगे तो क्या होगा कि ये जो आपका साइड वॉक्स हैं, ये जो रास्ता सा बना हुआ है, इनके अंदर ये जो कंक्रीट है इसमें क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेजिन यू आर स्टक in a snow with your car, which would be more effective for melting the snow trapped underneath, a pot of hot water or a high powered heat lamp। कि आपकी गाड़ी जो है वो स्नो के अंदर फंस गई है, तो आप उससे कैसे स्नो को मेल्ट करा सकते हैं। यानी कि एक वो कह रहा है कि इसके अंदर जो है ना गर्म पानी डालें नीचे, तो एक ये मेथड है। दूसरा वो कहता है कि आप हीट लैंप यूज़ करें, कि लैंप यूज़ करें जो हीट प्रोड्यूस करे। तो कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है। तो बेसिकली क्या होगा कि हॉट वाटर जो होगा वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, कि इसकी वजह से आपके पास जो आइस है वो जल्दी मेल्ट हो जाएगी। क्यों, क्या भी रीज़न है कि हॉट वाटर जो होगा ये हमारे पास क्या होगा, इट हैज़ अ डायरेक्ट कंटैक्ट विद द स्नो, स्नो के साथ डायरेक्ट कंटैक्ट होगा और जिसकी वजह से हीट जो होगी वो रैपिडली ट्रांसफ़र होगी।
और इस तरह क्या होगी कि आइस आपकी जल्दी जो है वो मेल्ट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द evaporation ऑफ द वाटर फ्रॉम अ प्लांट लीव्स हेल्प टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट थ्रू आउट द प्लांट। कि प्लांट के अंदर से जो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो होते हैं और जो वाटर वगैरह है ये ऊपर कैसे जाता है। तो बेसिकली देखो कि जब यहाँ पे अवेपोरेशन का फिनोमेना होता है, जब लीव से वाटर अवेपोरेट करता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि नीचे ये जो स्टेम है और जो ऊपर लीव्स हैं इनके दरमियान क्या होता है कि प्रेशर डिफरेंस आ जाता है। ये नीचे और ऊपर क्या आ जाता है, प्रेशर डिफरेंस आ जाता है। अब इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होता है कि यहाँ से वाटर जो होता है वो अपवर्ड मूव करता है। स्टेम के अंदर से वाटर जो होता है वो अपवर्ड मूव करता है, और जब वाटर अपवर्ड जा रहा होता है तो उसके साथ जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं, मिनरल्स वगैरह जो होते हैं वो भी इस तरह क्या होते हैं कि अपवर्ड जो है ना वो स्टेम के थ्रू ट्रांसफर हो रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू एडिंग आइस टू ड्रिंक कूल इट मोर इफेक्टिवली देन एडिंग कोल्ड वाटर। कि अगर आपके पास ड्रिंक है उसको आपने कूल करना है तो अब अगर उसमें कूल वाटर डालें तो वो इतना ज़्यादा ठंडा नहीं हो पाता, लेकिन अगर उसमें आइस डालें तो वो जल्दी ठंडा हो जाता है। तो उसकी रीज़न क्या है, तो देखें फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये डायग्राम के अंदर लिक्विड है और इसमें जो ना हमने आइस डाली हुई है। अब आइस क्या होती है कि ये इसके अंदर होती है एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है कि ये अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द आइस। तो आइस फिर क्या होती है, मेल्ट होने के लिए इस लिक्विड में से हीट अब्जॉर्ब करती है। तो इस तरह क्या होता है, लिक्विड कूल होता है। और फिर जब ये आइस सारी की मेल्ट हो जाती है तो फिर फर्दर जो है ना वो लिक्विड को कूल करती है। तो इस तरह आइस जो होती है वो ज़्यादा कूल करेगी लिक्विड को एज कंपेयर टू अगर इसी लिक्विड के अंदर आप कूल वाटर डालते हैं, कूल लिक्विड डालते हैं तो वो कम इसको कूल करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद मेंटेनिंग एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर सुपर कंडक्टिविटी टू अकर। अब सुपर कंडक्टिविटी आपको पता है कि जी हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास किसी वायर की रेजिस्टेंस जो होती है उसमें से करंट को रोकने की जो एबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो वो मटेरियल सुपर कंडक्टर होते हैं। अब सुपर कंडक्टर के लिए क्या होता है कि लो टेम्परेचर, हमें बहुत कम टेम्परेचर रखना पड़ता है। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या आते हैं, तो बेसिकली क्या होता है कि ये कॉस्टली होता है। सुपर कंडक्टर रिक्वायर्ड हीलियम और द लिक्विड नाइट्रोजन टू स्टे कोल्ड, प्रोड्यूसिंग एंड स्टोरिंग दैम इज कॉस्टली। अब ये जो हीलियम और नाइट्रोजन को लो टेम्परेचर पे लेके दाना, तो ये हमारे पास क्या होता है कि कॉस्टली होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होती है एनर्जी कंजम्पशन। अब देखो कि अगर आपने टेम्परेचर लो रखना है तो जाहिर सी बात है आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। अब जिस तरह अगर हमने एक रूम को कूल करना हो तो हमें एसी वगैरह लगाना पड़ता है, तो यहाँ पे तो हमने बहुत कम टेम्परेचर रखना है तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी भी यूज़ करनी पड़ेगी, फिर जाके टेम्परेचर कम होगा। उसके बाद हमारे पास होती है मटीरियल लिमिटेशंस। मैनी सुपर कंडक्टिंग मटीरियल only work at extremely low temperature, restricting their practicality। कि जो ज़्यादातर हमारे सुपर कंडक्टर बनते हैं वो बहुत लो टेम्परेचर पे बनते हैं, तो इसलिए क्या होता है कि वो प्रैक्टिकली जो ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है उनको मैनेज करना। उसके बाद स्ट्रॉन्ग इंसुलेशन। अब अगर आपने एक मेटल है उसको आपने कूल तो कर दिया, लेकिन अब आप चाहते हैं कि बाहर से हीट ना आए, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, उसको स्ट्रांगली इंसुलेट करना पड़ता है। इंसुलेट का मतलब होता है बाहर से हीट उसके अंदर ना आए। तो इस तरह स्ट्रांग इंसुलेशन आपको करनी पड़ती है कि हीट जो है उस तक ना पहुंच पाए। तो ये हमारे हैं चैप्टर 11 की शॉर्ट क्वेश्चंस। तो अब अगर आपको इनमें कोई क्वेश्चंस में कोई इशू हो, कुछ समझ नहीं आई हो, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।